Pooja Gupta. Today I welcome you all on behalf of Over and Out organization on the auspicious occasion of वन महोत्सव एंड गुरु पूर्णिमा। आज के इस मौके पर मैं इस इवेंट की शुरुआत चंद पंक्तियों से करना चाहूंगी। तो पेश है, पेड़ पौधे हैं चिराग बन के, वन में बाकी उजास रहने, विलक्षण कुदरत की इस अमानत को खास रहने दो। आज गुरु पूर्णिमा और वन महोत्सव के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे संगठन ओवर एंड आउट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य समाज में शिक्षा और पर्यावरण व समाज में दिन प्रतिदिन आ रहे बदलावों के कारण आने वाली मुसीबतों को रोकना एवं समाज को जागरूक करना। हम सभी मानना है कि अच्छा कार्य करने का कोई निर्धारित समय नहीं होता। इसी उद्देश्य के साथ हमारे संगठन में देश के विभिन्न क्षेत्रों से युवा अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। आज समाज में विशेषकर युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए हम सभी कटिबद्ध हैं। संगठन का कार्य लोक कल्याण के लिए निस्वार्थ सेवा करना है ताकि देश में हम सकारात्मक बदलाव लाए जा सके। आज इसी कोशिश के अंतर्गत हम सभी वन महोत्सव के उपलक्ष्य में एक ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं। आज वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई यानी कि जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में पूरे भारत में मनाया जाता है। इस सप्ताह में पूरे देश में पेड़ पौधे लगाकर हरियाली फैलाने का संदेश दिया जाता है। आज वन महोत्सव की शुरुआत सन 1950 में देश के कृषि मंत्री श्री कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी ने की। इस महोत्सव का केवल एक ही उद्देश्य है, देश भर में हरियाली फैलाना और वातावरण को शुद्ध करना। आज हम सभी वन महोत्सव के उपलक्ष्य में आपकी मुलाकात श्री सुनील हरसाना जी से करवाने जा रहे हैं। सुनील हरसाना जी जाने माने पर्यावरण संरक्षक एवं प्रकृति प्रेमी हैं। अपनी व्यस्त दिनचर्या के समय निकालकर आज सुनील जी विशेषकर हम सभी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका जन्म मंगर गांव में हुआ था। अपने अभियान की शुरुआत इन्होंने मंगर बनी नामक जंगल की सुरक्षा के साथ की थी। सुनील जी को चितकबरा मुरलीवाला यानी कि पाइट पाइपर के नाम से जाना जाता है। वे एक पर्यावरण संरक्षक हैं और अनेक वर्षों से पर्यावरण एवं जैव विविधता बचाने में जुटे हुए हैं। वर्ष 2015 में इन्होंने इको क्लब की शुरुआत की थी ताकि गांव एवं शहर के बच्चों को जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी का ज्ञान दे सके। पिछले 7 वर्षों से वे मगर बनी के जीव जंतुओं पर अध्ययन कर रहे हैं, साथ ही साथ इनकी दस्तावेजी भी कर रहे हैं। पिछले वर्ष 2019 में सुनील हरसाना जी ने अरावली क्षेत्र में दिन प्रतिदिन गिरते जंगलों के लिए लकड़ी माफिया जैसे गिरोह को दोषी ठहराकर खुलकर आवाज उठाई। ऐसे जागरूक पर्यावरण संरक्षक एवं प्रकृति प्रेमी के विचारों को सुनना हम सबके लिए गर्व एवं सम्मान की बात है। आशा करती हूँ आप सभी श्रोता सुनील जी को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सभी के साथ जुड़ेंगे और व्यक्तिगत तौर पर भी कार्य करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ मौजूद ऑडियंस को मेरा नमस्कार और मैं सभी को दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है। और बहुत ज़्यादा जानकार तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ सीखा है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि जहाँ तक मेरी समझ के हिसाब से जंगल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होता है। हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो सिस्टम है, जिसके बिना हमारा जीवन चक्र शायद पृथ्वी पे कोई भी जीवन चक्र नहीं चल सकता, उसका एक अभिन्न हिस्सा होता है जंगल। इसलिए शायद जंगल को एक पिता का दर्जा दिया हुआ है। जैसे धरती को माँ का दर्जा दिया है, ऐसे ही जंगल को हमने पिता का दर्जा दिया है, क्योंकि जंगल एक तरह से हमारे जीवन का वो हिस्सा होता है, एक वो साहूकार होता है जो हमेशा हमें कुछ ना कुछ देता है, लेकिन बदले में हमसे कुछ नहीं मांगता है। और इस कड़ी में जहां मैं जिस इलाके में, जिस जंगल में मैं काम कर रहा हूँ, ये साउथ हरियाणा के एरिया में पड़ने वाला अरावली का पार्ट है। उससे रिलेटेड जो पीपीटी प्रेजेंटेशन है वो हम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। नीरज जी, आप प्रेजेंटेशन चलाएंगे? ओके। तो जैसा कि जंगल का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है उसका एक बहुत अभिन्न अंग जो है वो जंगल से हमारी पूर्ति होती है। और हमारा जो सिस्टम है उसमें सबसे अपने आप को
पूरे सिस्टम का जो सर्वे सर्वा मानने वाला इंसान है जिस और उसका डेवलपमेंट जो है वो आज की डेट में जंगल के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। नेक्स्ट, 1998 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारा फॉरेस्ट कवर जो था वो 33% होना चाहिए था, जबकि हमारा अभी भी 20 से 21% के आसपास रुक टिका हुआ है फॉरेस्ट। जबकि हरियाणा स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी 2006 में हमने टारगेट बनाया था कि हम 2010 में 10% फॉरेस्ट कवर अचीव करेंगे और 2020 तक हम 20% पे अपना फॉरेस्ट कवर लेके जाएंगे। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की रीजनल प्लान मीटिंग में एनसीआर का फॉरेस्ट कवर जो था वो 2000 उसमें 10% तक का हमारा टारगेट था। नेक्स्ट, लेकिन अभी भी हरियाणा 3.62% फॉरेस्ट कवर के साथ हरियाणा का सबसे कम फॉरेस्ट कवर वाला राज्य है। नेक्स्ट, सॉरी बैक ले जा सकते हो एक बार। मात्र 3.62% फॉरेस्ट कवर के साथ हरियाणा भारत का दूसरा सबसे कम फॉरेस्ट कवर वाला राज्य है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो ऊपर की तरफ पंचकुला के पास जो है थोड़ी सी ग्रीनरी आपको दिख रही है, ये शिवालिक रेंज है, मोरनी वाली जो पहाड़ियां हैं। और नीचे की तरफ आप, सॉरी मैं थोड़ा सिग्नल से प्रॉब्लम आ रही है, नीचे की तरफ आप देखोगे तो फरीदाबाद दिल्ली वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको ग्रीनरी जो दिख रही है ये अरावली वाली रेंज है। साथ में जो है सिरसा वाले साइड में और कुरुक्षेत्र के आसपास थोड़ी सी ग्रीनरी आपको अलग से दिख रही है, वो कुछ पुरानी जंगलात हैं जो शायद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वहां पे हैं एक दो। इसके अलावा जो है हरियाणा में बाकी का इलाका जो है वो पूरा आपको खाली दिखाई देगा। नेक्स्ट, ये वाला जो फरीदाबाद के पास वाला जो इलाका है ये करीब 25 किलोमीटर की रेंज है फॉरेस्ट की, जो असौला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कंटिन्यूअस दमदमा लेक वाली जो वैली है वहां तक एक पैच बनता है, जिसमें आप ऊपर वाला जो पोर्शन है जो आसमानी कलर में आपको दिख रहा है ये असौला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ब्राउन कलर में जो नीचे का एरिया है ये फरीदाबाद की अरावली वाला पोर्शन है। ग्रीन वाला जो एरिया है ये मांगरबनी कोर जोन है और जो लाइट ग्रीन में है ये मांगरबनी का बफर जोन है। नीचे की साइड में वो गुड़गांव वाली रेंज है और नीचे जो ब्लू जो गहरे ब्लू में आपको दिख रहा है ये दमदमा लेक है। एनसीआर की अकेली बची हुई जो आखिरी लेक है वो वहां पे बची हुई है। वाइल्ड लाइफ के हिसाब से अगर हम देखें तो असौला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस इलाके में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नोटिफाइड एरिया है। लेकिन अगर हम स्पीसीज वाइज देखें तो असौला के डबल, सर पीछे, हाँ, असौला से भी डबल वाइल्ड लाइफ स्पीसीज और जो फॉनल और फ्लोरल डाइवर्सिटी है उसके हिसाब से दमदमा इसके डबल मतलब दुगना है। नेक्स्ट, अरावली इंपोर्टेंस की बात करें तो एनसीआर के इलाके में अरावली वाटर रिचार्ज का सबसे बड़ा सोर्स है। इसके साथ साथ ये डेजर्टिफिकेशन को एज ए बैरियर की तरह कंट्रोल करता है। अगर आप गूगल अर्थ की इमेजरीज पे ध्यान से देखेंगे तो आपको राजस्थान की साइड में रेत के काफी टीले बने हुए दिखेंगे जो वहां से बहने वाली रेतीली हवाओं को कंट्रोल करता है, एयर क्वालिटी को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, टूरिज्म प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट कवर को प्रोवाइड करता है, वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि असौला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लेकर के सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक ये एज ए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की तरह काम करता है, जिसके थ्रू यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का आवागमन होता है। नेक्स्ट, अरावली क्योंकि फोल्ड माउंटेन है और बहुत पुराने पहाड़ियां हैं, इस इसकी वजह से अरावली के जो चट्टाने हैं उसके अंदर नेचुरल क्रैक्स हैं जो बिल्कुल डीप नीचे तक जाती हैं। इस वजह से ये अरावली में ग्राउंड वाटर रिचार्ज का एक बहुत बड़ा सोर्स है। कहते हैं अरावली के एक अनुमान के हिसाब से अरावली पर हेक्टेयर 25 लाख लीटर तक पानी जो है सालाना
जमीन में पहुंचाती है। नेक्स्ट, इस एरिया में दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है, फरीदाबाद शायद इस इलाके का एक सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी है, और गुड़गांव जो है वो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब के तौर पे जाना जाता है। इसके बीच में जहां चारों तरफ कॉन्क्रीटाइजेशन हो चुका है और ज्यादातर पानी जो है, अगर हम ग्राउंड वाटर के तौर पे देखें तो जहां सेविंग जो वाटर रेन वाटर की है वो कुछ मतलब 0% के लगभग आ चुकी है। गुड़गांव जैसे शहरों में जहां सारा जो है सड़कें से लेके हर चीज जो है पक्का हो चुका है, और ज्यादातर पानी जो है ड्रेन्स के थ्रू नजफगढ़ में पहुंच जाता है। फरीदाबाद की भी हालत बिल्कुल ऐसी ही है और दिल्ली जैसी। ऐसे में सिर्फ अरावली बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वाटर रिचार्ज होता है और इन तीनों शहरों को ग्राउंड वाटर की पूर्ति होती है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट टाइप की बात करें तो यहाँ आमतौर पे दो तरह का फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट अरावली में दिखाई देता है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट अगर पिक्चर में आप ध्यान से देखो तो जो ढलानी वाला जो क्षेत्र है, इसमें आमतौर पे धौ, सलाई और कड़ू कतीरा जैसी प्रजातियां आती हैं। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में धौ, सालन, कड़ू कतीरा जैसी प्रजातियां जो आमतौर पे ढलान क्षेत्रों पे आती हैं, और आमतौर पे ये प्रजातियां जो हैं जैसे ही जमीनी मॉइस्चर, जब तक जमीन में मॉइस्चर रहता है तब तक वो लस ग्रीन दिखाई देती हैं, और सनलाइट भी जो है कम ही पास होता है, जमीन तक जा पाता है, जिस वजह से नीचे से जो है इसमें गंगेर जैसी झाड़ की प्रजातियां, गंगेर, हीस और कुछ घास की स्पीसीज वहां पे इनके नीचे वाली साइड में आ पाती हैं। आमतौर पे बाकी गर्मियों के मौसम में जैसे ही जमीन का मॉइस्चर खत्म होता है तो ये पत्तियां गिरा करके अपना ग्रोथ सिस्टम जो है रोक लेती हैं। नेक्स्ट, दूसरा ग्रुप 6 है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का। ये आमतौर पे जो पहाड़ का प्लेन वाला जो इलाका है वहां इस तरह के जंगल दिखाई देते हैं, जिसमें ज्यादातर स्पीशीज जो हैं पर्टिकुलर पेस्ट को एक्वायर करती हैं। ज्यादातर कांटेदार प्रजातियां यहाँ पे आती हैं। हाइट आमतौर पे 10 मीटर तक होता है ट्री का, और इसमें हिंगोट, कुमट जैसी प्रजातियां, रॉन जैसी प्रजातियां यहाँ पे आती हैं। ये आमतौर पे पत्तियां बहुत छोटी होती हैं और सनलाइट जो है जमीन तक जा पाती है। इस वजह से यहाँ पे कई तरह की ग्रास स्पीसीज के साथ साथ जो है झड़बेर जैसी जिजीपस की स्पीसीज भी वहाँ काफी मात्रा में उग जाती है। साथ साथ इसमें बीच बीच में जो है करील जैसी जो प्रजातियां हैं, जिसे क्लाइंबर श्रब भी माना जाता है, उस तरह की प्रजातियां भी यहाँ काफी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट, कुछ ढलानी क्षेत्र जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल सीधा होता है और मॉइस्चर जो है कम टाइम तक ठहरता है, वहां पे भी ज्यादातर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट दिखाई देता है। इस तरह के जंगल आपको बहरमपुर जैसे इलाकों में काफी मात्रा में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, हिस्टोरिकली अगर हम अरावली के बारे में बात करें तो अरावली का लंबे टाइम तक जो इस्तेमाल कम्युनिटी के द्वारा फ्यूल, फॉडर, ग्रेजिंग के लिए किया गया है, ग्रेजिंग वगैरह के लिए किया गया है। और नेक्स्ट, 1980 के आसपास जो अरावली की जो पहाड़ी थी, लगभग ज्यादातर हिस्सा माइनिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, और ये तकरीबन 2003 में जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद माइनिंग स्टॉप हुई थी, उस समय के पहाड़ी जो थी जहां से सारा जो वेजिटेशन कवर था, फ्लोरल और फॉनल जो डाइवर्सिटी थी वो तकरीबन खत्म हो गई थी। नेक्स्ट, 2003 में माइनिंग बंद होने के बाद जो है फॉरेस्ट वापस आना शुरू हुआ है। इसमें जो आपको लाइट ग्रीन वाले जो पोर्शन दिख रहे हैं,
माइनिंग बंद होने के बाद ज्यादातर एरिया में जो है प्रोसोपिस जैसी इन्वेजिव स्पीसीज आई हैं। और जो ब्लैक वाली जो एरिया जो दिख रहा है, ये वो एरिया है जो किसी तरह से माइनिंग के बावजूद वहां पे बचे रह गए हैं, और इसमें एगाइसिस जैसी नेटिव स्पीसीज बची हुई थी। नेक्स्ट। ये माइनिंग साइट है। जैसा कि आप देख सकते हो, माइनिंग साइट, माइनिंग के बाद जो है जमीन का एक पूरा लेयर जो है डिस्ट्रॉय हो गया। तो सबसे पहले ऐसी जो खाली जगह है वहां पे विलायती कीकर जैसी इन्वेजिव स्पीसीज वहां पे आती हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद, जैसे अभी हम 15-16 साल से रेगुलर एनालाइज कर रहे हैं, लेंटाना जैसी स्पीसीज आकर के वो प्रोसोपिस को खत्म कर रही हैं। फिर आपको लाइट ग्रीन वाले जो ट्रीज उसमें दिख रही हैं, अब वहां पे सीसम जैसी स्पीसीज आना शुरू हो गई हैं। नेक्स्ट। बात करें अगर अफेक्टेड एरिया की, तो अभी यहाँ पे भी आ, आ, विलायत की करके बाद जो है बूटिया जैसी जो नेटिव स्पीसीज है, धौ और बूटिया दोबारा से दिखाई देने लगा है। एक तरह से एक लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन से 10-15 साल के जो प्रोटेक्शन के बाद जो इन्वेजिव स्पीसीज ने वहां पे आक्रमण किया था, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया है। नेटिव स्पीसीज जो नेटिव फॉरेस्ट है वो दोबारा से खड़ा होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट। बर्ड स्पीसीज की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे बर्ड्स की एक बहुत अच्छी डाइवर्सिटी है। और अगर मांगरबनी की हम बात करें, तो यहाँ पे 212 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स रिकॉर्डेड हैं, जिसमें इजिप्शियन वल्चर और येलो क्राउन वुडपेकर जैसी वल्नरेबल स्पीसीज भी इंक्लूड हैं। नेक्स्ट। वाइल्ड लाइफ की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ 20 के प्लस जो है मम्मल स्पीसीज रिकॉर्डेड हैं, जिसमें नीलगाय, हाइना और लेपर्ड जैसी जो स्पीसीज हैं वो मुख्य तौर पे हैं। इसके बाद जो कुछ कम स्पीसीज जो कम दिखाई देती हैं, जैसे हनी बैजर जैसी स्पीसीज भी यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। नेक्स्ट। अगर अरावली के प्रोटेक्शन की बात करें, तो अरावली की रेंज दिल्ली से स्टार्ट होकर के हरियाणा, राजस्थान और के से होकर गुजरात तक जाती है। गुजरात का ज्यादा आइडिया है नहीं। राजस्थान में जहां तक हरियाणा वो अरावली के प्रोटेक्शन की बात है, तो राजस्थान में अरावली में 17 सेंचुरीज हैं, 2 नेशनल पार्क हैं, और बहुत सारा एरिया रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्ट फॉरेस्ट के तौर पे उनके पास है। दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में अरावली एरिया में एक सेंचुरी है। उनका करीब 4144 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। नेक्स्ट। जबकि हरियाणा अरावली प्रोटेक्टेड एरिया मैप में अभी तक खाली है। नेक्स्ट। जगह मतलब खाली जगह यहाँ पे अभी वेटिंग में है कि यहाँ कोई मैप आ जाए। नेक्स्ट। प्रोटेक्शन के नाम पे यहाँ एक पीएलए की धारा सेक्शन 4 और 5 थी, मतलब अभी भी है। तो ज्यादातर एरिया जो है वो पीएलपीए नोटिफाइड एरिया है। लेकिन पिछले साल हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है अमेंडमेंट बिल लाया हुआ है, जिसके तहत अभी जो पीएलपीए अमेंडमेंट है वो प्रपोज्ड है, और जब तक वो वापस नहीं हटता है तब तक एक तरह से जो है अरावली के ऊपर तलवार लटकी हुई है। नेक्स्ट। ऑनरशिप की अगर हम बात करें, तो पहले जो अरावली का ज्यादातर एरिया या तो सामलात में होता था या पंचायत में होता था। अभी कुछ जगह पे अभी सामलात बचे हुए हैं, कुछ नगर निगम के पास चले गए हैं, और कुछ मांगर जैसे इलाके जो हैं वो प्राइवेटाइज हो गए हैं। हालांकि ऑनरशिप जो है वो चेंज ऑफ लैंड यूज जो है अलाउ नहीं करती है, और वहां पे फॉरेस्ट और एनसीजेड प्रोटेक्शन जो है ऑनरशिप के बावजूद अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट। ये एक बड़ा खेल है अरावली में। ज्यादातर जो इलाके हैं
उन्हें पहले पंचायत से सामलात में लाया गया, फिर सामलात से जो है अनडिवाइडेड शेयर को सेल परचेज का जो है अलाउ वहां पे किया गया, फिर कंसोलिडेशन एक्ट का मिसयूज करके पार्टीशन कर दिया, फिर वहां पे पोजीशन जो है ज्यादातर जगह पे होना शुरू हो गया है। अगर आप फरीदाबाद वाले इलाके में देखें तो सूरजपुर के आसपास जो है कई सारे कॉलोनीज, उसके बाद नीचे की तरफ आप जाओगे तो मेवला वाले इलाके में, बल्कि हुड्डा जैसे जो है इलीगल फार्म हाउस वहां पे इन कंसोलिडेशन एक्ट का मिसयूज करके बनाए गए हैं। गुड़गांव की अगर हम बात करें तो सोना के ऊपर वाला जो बेल्ट है, जैसे रायसीना जैसी बेल्ट है, वहां पे ये कंसोलिडेशन एक्ट का मिसयूज करके उन्होंने वहां पे किया हुआ है। इस प्रोसेस में सबसे पहले जो है पेड़ों की कटाई होती है, फिर फेंसिंग वगैरह होकर के, और उसके बाद एरिया को खाली कर दिया जाता है, जहां पे पूरा एरिया को लेवल कर लिया जाता है, और फिर सीएलयू के लिए अप्लाई होता है। नेक्स्ट करना भैया। सुप्रीम कोर्ट ने गोदावरमन जजमेंट में 1996 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को, राज्य सरकारों को कहा था कि उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो रिकॉर्ड में फॉरेस्ट नहीं है लेकिन देखने में फॉरेस्ट वहां पे मतलब फॉरेस्ट जैसे दिखाई देते हैं, उन्हें डीम्ड फॉरेस्ट के तौर पे आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था। लेकिन इसमें पेच ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी है फॉरेस्ट को डिफाइन करने की और एरिया को आइडेंटिफाई करने की। तो 1996 के बाद अभी तक जो है हरियाणा ने कोई डीम्ड फॉरेस्ट अपने यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं किया है। नेक्स्ट। और इस वजह से बहुत सारा जो अरावली का एरिया है वो मतलब हम अगर देखें तो पिछले 8-10 साल में मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि इतनी सारी कोशिश के बाद हम हर साल जो है 10-20 एकड़ से ज्यादा जो अरावली का काफी बड़ा हिस्सा हम हर साल गवा देते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले पेड़ों की कटाई होती है। नेक्स्ट करना भैया। फिर ऊपर के 2 फोटोज में आप देख रहे हैं चार दीवारी बाउंड्री डाल दी जाती है और फिर मिट्टी वगैरह डाल करके लेवल कर दिया जाता है। फिर सेकंड प्रोसेस में वहां पे ठेका या मोबाइल टावर जैसी एक्टिविटीज कर दी जाती है या फिर चार दीवारी करके उसको बंद कर दिया जाता है। और ये प्रोसेस कई बार इतना फास्ट होता है कि कई बार तो होता है कि 1 या 2 दिन के अंदर जो है सारा काम कंप्लीट हो जाता है और जंगल का कोई निशान भी वहां पे नहीं बचता है। नेक्स्ट। इस तैयारी के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है उसमें आता है फिर बड़ी बिल्डिंग्स। जब एक बार फॉरेस्ट को आप क्लियर कर लोगे उसके बाद कुछ टाइम तक वहां बैठने के बाद चेंज ऑफ लैंड यूज अप्लाई होता है और फिर इस तरह का बड़ी बिल्डिंग्स जो है आपके सामने होती हैं, या फिर नीचे वाली फोटोज में आप देखो तो इस तरह के काफी बड़े आलीशान आश्रम भी हो सकते हैं या कोई 5 स्टार होटल भी हो सकता है। नेक्स्ट। इसके साथ ही अरावली के इलाके में नए नए रोड जो है प्रपोज किए जा रहे हैं और जो पुराने रोड भी हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ के लिए, क्योंकि ये अनडिवाइडेड पैच है और वाइल्ड लाइफ जो है खासकर अगर दमदमा से बांगरबनी के थ्रू वाइल्ड लाइफ जो है गुड़गांव फरीदाबाद हाईवे तक तो आराम से पहुंच जाती है, लेकिन बीच में जो है असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से जो है गुड़गांव फरीदाबाद हाईवे गुजरता है। और इस ऐसे बड़े बड़े हाईवेज पे जो है हालांकि जंगल का इलाका होने के बाद भी ना तो कोई वाइल्ड लाइफ के अंडरपास की फैसिलिटी है और जिस वजह से हर साल जो है कई कई सैकड़ों मतलब जानवर जो हैं यहाँ पे एक्सीडेंट के शिकार होते हैं और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ मर जाती है। लेपर्ड जैसे जो बड़े जानवर हैं, हाँ उनका तो हो सकता है मीडिया रिकॉर्ड आपको मिल जाए, आपको खबर आ जाती है, लेकिन छोटे जानवर जिनमें आपके नेवले हैं, स्याही है, इस तरह के जानवरों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि भाई मर गया है तो ठीक है कोई बात नहीं। तो इस तरह से काफी सारी जो वाइल्ड लाइफ है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय सालाना होती है। नेक्स्ट। इस जंगल को बचाने के लिए हमने शुरुआत की थी 2010 के आसपास अपनी कमेटी और पंचायत के साथ।
शुरुआत में गांव की तरफ से हमने शुरुआत की थी कि भाई हमें अपना जंगल जो है बचाना है, और 2010 से हम कंजर्वेशन की फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, 2015 में हमने इको क्लब बनाया था। ऊपर वाली जो लेफ्ट हैंड साइड वाली फर्स्ट पिक्चर है, ये हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग वाली जो टीम थी। उसके बाद से जो इसके नीचे वाली जो पिक्चर है वो हाल की पिक्चर है। अभी हमारे पास 80 के करीब जो पार्टिसिपेंट हैं। जो ये मांगर इको क्लब का मेन मोटिव था कि नेक्स्ट जनरेशन को उनके इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करना, उनके आसपास के पर्यावरण के बारे में उनको जागरूक करना। और ये मांगर इको क्लब रेगुलर यहाँ पे बर्ड वॉचिंग जैसी एक्टिविटीज वीकली लॉकडाउन से पहले तक ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसके साथ ही नेक्स्ट करना भैया, यहाँ नेचर पेंटिंग जैसी एक्टिविटीज, और इसके साथ ही बीच बीच में ये बच्चे जो हैं जंगल से कचरे की सफाई करना, गर्मियों के सीजन में सीड कलेक्ट करना, और मॉनसून के सीजन में प्लांटेशन जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट करना। इसके साथ ही आसपास के इलाके में अरावली को लेकर के कंसर्न रेज करना, लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, ये भी हमारी एक तरह की एक्टिविटी है। और इसमें गुड़गांव के कुछ सिटीजन्स, काफी जो जागरूक नागरिक हैं, उन्हें हमें काफी सहयोग दिया है। ये पिक्चर्स जो हैं 2019 है शायद, पीएलपी अमेंडमेंट के आसपास की। उस टाइम जब पीएलपी अमेंडमेंट आया था तो लोगों ने, काफी बड़ी संख्या में लोग सड़क पे आए थे और इनका विरोध किया था। नेक्स्ट। अभी तक की जो एक्टिविटीज है उसमें कुछ खास तो हाथ नहीं आया है। हालांकि मांगर बनी जैसा जो सेक्रेड ग्रोव है, उसे अभी नो कंस्ट्रक्शन जोन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। फ्यूचर के लिए हमारा जो प्लान, हम जो काम कर रहे हैं, उसमें फ्यूचर एजेंडा है हमारा कि फॉरेस्ट कवर हरियाणा का कम से कम 10% तक पहुंचे, और जो फॉरेस्ट कवर जो है डीम्ड फॉरेस्ट आइडेंटिफाई हो। कुछ एरिया जो है अगर अच्छे एरिया है, उन्हें रिजर्व या प्रोटेक्ट फॉरेस्ट के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाए। लार्ज स्केल प्रोटेक्टेड के तौर पे जो है, कुछ मांगरबनी से दमदमा तक का जो इलाका है, उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने की। तो हमारी कोशिश है कि वहाँ कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाइड किया जाए। और दमदमा से लेकर के वो असौला तक का जो एरिया है, वहां पे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर आइडेंटिफाई किया जाए। और पीएलपीए अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 वाला हरियाणा गवर्नमेंट का प्रपोज्ड है, उसे विड्रॉ किया जाए। और इसके साथ ही हम आसपास के स्कूलों में कोशिश कर रहे हैं कि हर एक गांव में कम से कम एक इको क्लब की शुरुआत की जाए, ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो है अपने इन्वायरमेंट को लेकर के जागरूक रहे, इन्वायरमेंट को बर्बाद करने वाली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। यहाँ इन सारी एक्टिविटीज में आमतौर पे कुछ हमारे सहयोगी रहे हैं, चेतन अग्रवाल जी और गजाला साहबुद्दीन जी। हमारे इन प्रोग्राम के स्टार्टिंग से जो है सपोर्टर हैं, मेरे मेंटर हैं वो, जिनकी देखरेख में इस तरह की एक्टिविटीज हम चला रहे हैं। इसके साथ ही मीसा बंसल और पीयूष सिक्सरिया ने इको क्लब को बनाने में और चलाने में काफी सहयोग दिया है। विनोद एलावत जी का हम काफी शुक्रगुजार हैं, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे और उन्होंने इको क्लब को खड़ा करने में हमें बहुत सपोर्ट की है। और साथ ही लक्स फाउंडेशन से अभी हमें काफी हेल्प मिल रही है। और अरावली बचाओ करके एक सिटीजन ग्रुप्स है गुड़गांव बेस्ड सिटीजन का, तो उन लोगों ने जो जन सहयोग वाले जो एक्टिविटीज है उसमें हमें काफी सहयोग किया है। बाकी मैं अभी प्रेजेंटेशन को खत्म कर रहा हूँ। धन्यवाद। और किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम।
थैंक यू। जी, सुनील हरसाना सर जी नमस्कार। ये सुनील यादव जी का क्वेश्चन है। ये पूछना चाहते हैं कि जो अमेंडमेंट्स होते हैं जैसे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पीएलपीए वगैरह में, तो ये कितना ज़रूरी है और या ये होने चाहिए या नहीं? और दूसरी बात ये पूछना चाहते हैं कि ये अमेंडमेंट्स एक्चुअल में फॉलो किए जाते हैं या नहीं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप अमेंडमेंट किस तरह से ला रहे हो। हरियाणा जैसे स्टेट में जहाँ पे फॉरेस्ट कवर पहले ही लो है 3.62%, जबकि हमारा जो नेशनल पॉलिसी कहती है कि हमारा फॉरेस्ट कवर जो है वो 33% होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी जो पीएलपीए में अमेंडमेंट ये लेके आए हैं, पहले ही अरावली जैसी एरिया में मतलब फॉरेस्ट के नाम पे हरियाणा में बिल्कुल ना के बराबर जो है प्रोटेक्शन है। अब यहाँ पीएलपीए एक सेक्शन है जिसके तहत जो है करीब 62,000 एकड़ से ज्यादा का एरिया जो है अरावली का पीएलपीए नोटिफाइड है और पीएलपीए की वजह से ही वो बचा हुआ है, अच्छा जंगल है। अभी जो अमेंडमेंट गवर्नमेंट लेके आई है उसके अकॉर्डिंग उस एरिया में जो नोटिफिकेशन है वो तकरीबन रद्द के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे प्रोविजंस उसमें डाले हैं जैसे कि अगर कोई एरिया जो है मास्टर प्लान के अंदर आता है तो वहां पे जो है इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इस तरह की मतलब काफी सारी चीजें हैं। तो एक तो ये है, दूसरा है कि जहां तक आप कह रहे हो कि अमेंडमेंट फॉलो किए जाते हैं, अगर अमेंडमेंट फॉलो ही नहीं करने हैं तो फिर अमेंडमेंट लाने की जरूरत ही क्या थी, ये एक बड़ा सवाल है।